गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम +2 कक्षा के इतिहास का दूसरा टॉपिक राजा, किसान और नगर का फर्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। यही काल था जब सिंधु नदी और इसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। उत्तर भारत, दक्कन पठार क्षेत्र और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप में कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई। साथ ही दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण भी मिलते हैं। ईसा पूर्व पहली सहस्राब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए, जिनमें महापाषाण के नाम से ख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले हैं। कई स्थानों पर पाया गया है कि शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे के बने उपकरण और हथियारों को भी दफनाया गया था। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से नए परिवर्तनों के प्रमाण मिलते हैं। शायद इसमें सबसे ज़्यादा मुखर आरंभिक राज्यों, साम्राज्यों और रजवाड़ों का विकास है। इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन थे। इसका पता कृषि उपज को संगठित करने के तरीके से चलता है। इसी के साथ साथ लगभग पूरे उपमहाद्वीप में नए नगरों का उदय हुआ। इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए अभिलेखों, ग्रंथों, सिक्कों तथा चित्रों जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करते हैं। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, यह एक जटिल प्रक्रिया है और आपको यह भी आभास होगा कि इन स्रोतों के विकास की पूरी कहानी नहीं मिल पाती। प्रिंसेप और पियदस्सी। भारतीय अभिलेख विद्वान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया जाता है। प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर पियदस्सी यानी कि मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। इस शोध से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों व पूर्व रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया। परिणामस्वरूप 20वीं सदी के आरंभिक दशकों तक उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक सामान्य चित्र तैयार हो गया। उसके बाद विद्वानों ने अपना ध्यान राजनीतिक इतिहास के संदर्भ की ओर लगाया और वह छानबीन करने की कोशिश की कि क्या राजनीतिक परिवर्तनों और आर्थिक तथा सामाजिक विकासों के बीच कोई संबंध था। शीघ्र यह आभास हो गया कि इनमें संबंध तो थे, लेकिन संभवतः सीधे संबंध हमेशा नहीं थे। तो इस प्रकार देखते हैं कि हम अभिलेखों से हमें ये पता चलता है कि उस समय अभिलेखों पर क्या लिखा हुआ था, उनकी लिपियों को पढ़ा गया और उसके साथ हमें अशोक के बारे में जानकारी मिली। अशोक भारत का एक महान सम्राट हुआ है, जिसने पूरे भारत को एकत्र कर और अपना शासन स्थापित किया और पूरे भारत को संगठित भी किया। प्रारंभिक राज्य 16 महाजनपद। आरंभिक भारतीय इतिहास में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल माना जाता है। इस काल को प्राय आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। इस काल में बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। बौद्ध और जैन धर्म आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। यद्यपि महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है, लेकिन वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती जैसे नाम प्राय मिलते हैं।
इससे स्पष्ट है कि उक्त महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में से गिने जाते होंगे। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे। वज्जी संघ की ही भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजा गण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। यद्यपि स्रोतों के अभाव में इन राज्यों के इतिहास पूरी तरह लिखे नहीं जा सके, लेकिन ऐसे कई राज्य लगभग 1000 साल तक बने रहे। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, जिसे प्राय किले से घेरा जाता था। किलेबंद राजधानियों के रखरखाव और प्रारंभिक सेना, इसके साथ ही नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी। लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की। इनमें शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया गया और यह अपेक्षा की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ण से ही होंगे। शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना माना जाता था। क्या वनवासियों और चरवाहों से भी कर के रूप में कुछ लिया जाता था? हमें इतना तो ज्ञात है कि संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी माना जाता था। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिया। बाकी राज्य अब भी सहायक सेना पर निर्भर थे, जिन्हें प्राय कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था। 16 महाजनपदों में प्रथम मगध महाजनपद 6वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध, जो आधुनिक बिहार है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं। एक यह है कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। दूसरे यह है कि लोहे की खदानें भी आसानी से उपलब्ध थी, जिससे उपकरण और हथियार बनाना सरल था। जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे, जो सेना के एक महत्वपूर्ण अंग थे। साथ ही गंगा और इसकी उपनदियों में आवागमन रास्ता व सुलभ होता था, सस्ता और सुलभ होता था। लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया है। इन लेखकों के अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे और इनके मंत्री उनकी नीतियां लागू करते थे। प्रारंभ में राजगाह, जो आधुनिक बिहार के राजगीर का प्राकृत नाम है, मगध की राजधानी थी। यह रोचक बात है कि शब्द का अर्थ है राजाओं का घर। पहाड़ियों के बीच बसा राजगाह एक किलेबंद शहर था। बाद में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, जिसे अब पटना कहा जाता है, जिसकी गंगा के रास्ते आवागमन के मार्ग पर महत्वपूर्ण स्थिति थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मगध राज्य जो सबसे शक्तिशाली राज्य था, उसके क्या कारण, उसके कई कारण यहाँ पर बताए गए हैं कि मगध राज्य के अंदर लोहे के भंडार थे, उसके साथ लोहे के हथियार बनाना आसान था। जंगलों में हाथी उपलब्ध थे, सेनाओं के लिए हाथी जरूरी था, और गंगा नदी के आसपास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण फसलें वहाँ पर उगाई जाती थी। तो इस प्रकार मगध एक सबसे समृद्ध राज्य था उस समय का। एक आरंभिक साम्राज्य मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन 321 ईसा पूर्व माना जाता है, जो पश्चिमोत्तर प्रांत में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। उनके पुत्र अशोक ने, जिन्हें आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जाता है, कलिंग पर विजय प्राप्त की। कलिंग, जो आज का आधुनिक उड़ीसा राज्य है, वहाँ कलिंग शासन हुआ करता था। मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना। मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया है। इनमें पुरातात्विक प्रमाण भी शामिल हैं, विशेषतः मूर्तिकला। मौर्यकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु
समकालीन रचनाएं भी मूल्यवान सिद्ध हुई है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मैक्सिनीज द्वारा लिखा गया है। आज इसके कुछ अंश उपलब्ध हैं। एक और स्रोत जिसका उपयोग प्राय किया जाता है वह अर्थशास्त्र। संभवतः इसके कुछ भागों की रचना कौटिल्य या चाणक्य ने की थी, जो चंद्रगुप्त के मंत्री थे। साथ ही मौर्य शासकों का उल्लेख परवर्ती जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों तथा संस्कृत वाङ्मय में मिलता है। यद्यपि उक्त साक्ष्य बड़े उपयोगी हैं, लेकिन पत्थरों और स्तंभ पर मिले अशोक के अभिलेख प्राय सबसे मूल्यवान स्रोत माने जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अशोक का शासन सारे भारत में फैला हुआ था और अशोक एक शक्तिशाली शासक हुआ। अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धर्म का प्रचार किया। इसको बड़ों के प्रति आदर, सन्यासी और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार तथा दूसरे धर्मों और परंपराओं को शामिल किया गया। तो अशोक के धर्म से आपका क्या अभिप्राय है? अशोक ने एक नया धर्म प्रारंभ किया जिसके कुछ अलग नियम थे। साम्राज्य का प्रशासन। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र तक्षशिला, उज्जैनी, कौसली और स्वर्णगिरी। इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया है। यदि हम इन अभिलेखों का परीक्षण करें तो पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए थे। क्या इतने विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था समान रही होगी? इतिहासकार अब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ऐसा संभव नहीं था। साम्राज्य में शामिल बड़े क्षेत्र बड़े विविध और भिन्न प्रकार के थे। कहाँ अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र और कहाँ उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र। यह संभव है कि सबसे प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी तथा उसके आसपास के प्रांतीय केंद्रों पर रहा। इन केंद्रों का चयन बड़े ध्यान से किया गया। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर स्थित थे, जबकि स्वर्णगिरी अर्थात सोने के पहाड़ कर्नाटक में सोने की खदान के लिए उपयोगी थे। तो यहाँ ये जो चित्र दिखाया गया है इसमें ये महाजनपद दिखाए गए हैं। देखिए चित्रकार देखिए जी, यहाँ अलग अलग महाजनपद दर्शाए गए हैं। साम्राज्य के संसाधन के लिए भूमि और नदियों जैसे मार्गों से आवागमन बना रहना अत्यंत आवश्यक था। राजधानी से प्रांतों तक जाने में कई सप्ताह महीनों का समय लगा होगा। इसका अर्थ यह है कि यात्रियों के लिए खान पान की व्यवस्था और सुरक्षा भी करनी पड़ती होगी। ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि सेना सुरक्षा का एक प्रमुख माध्यम रही होगी। मैक्सिनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए सीमित समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया। इनमें से एक का काम नौसेना का संचालन करना था तथा दूसरी यातायात और खान पान का संचालन करती थी। तीसरी का काम पैदल सैनिकों का संचालन, चौथी का अश्वरोहियों, पांचवी का रथरोहियों तथा छठी का काम हाथियों का संचालन करना था। दूसरी उप समिति का दायित्व विभिन्न प्रकार का था। उपकरणों के ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था, सैनिकों के लिए भोजन, जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना तथा सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करना। अशोक ने अपने साम्राज्य की अखंड बनाए रखने का प्रयास किया। ऐसा उन्होंने धम्म के प्रचार द्वारा भी किया। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि धम्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे। अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों के जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की। इसके बाद मौर्य साम्राज्य का महत्व। भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य का क्या महत्व था, नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे।